Good evening, student. Good evening. लास्ट क्लास में क्या हुआ था, कुछ याद है? बताओ। मैम लास्ट क्लास में मीटिंग्स के बारे में डिस्कस किए थे। मीटिंग्स के पहले क्या होता है, मीटिंग के बीच में क्या होता है, और मीटिंग के एक हमने ओवरव्यू डायग्राम किया था। ठीक यस है, मैम। तो आज हम लोग देखेंगे सारा सेक्शंस वाइज क्या क्या होता है। ठीक है, लास्ट क्लास के डायग्राम में एक चीज़ हम लोगों को मिला था, रेजोल्यूशन। मीटिंग के द्वारा एक रेजोल्यूशन सबको दिया जाता है। रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स। तो रेजोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? दो रेजोल्यूशन मैंने बताया था, बताओ। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में क्या होता है, वोट्स इन फेवर exceeds votes against by members entitled and voting। स्पेशल रेजोल्यूशन कौन सा सेक्शन में हम लोग देखेंगे? सेक्शन 114। इसमें क्या होगा, इंटेंशन टू प्रपोज SR special resolution is specified in notice। क्या क्या प्रपोजेस होगा वो नोटिस में स्पेसिफाइड किया जाएगा, स्पेसिफाइड इन नोटिस। इसमें एक प्रॉपर नोटिस सेंड किया जाएगा, प्रॉपर नोटिस सेंड एंड votes in favor is not less than 3 times of votes
3 times of votes against. क्लियर है? यस मैम। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में क्या होगा? वोट्स इन फेवर एक्सीड्स वोट्स, जितना वोट्स होगा उससे फेवर में एक्सीड अगर ज़्यादा हो जाता है वही हो जाएगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। लेकिन स्पेशल नोटिस में, स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या करना होगा? जो स्पेसिफाइड जो प्रपोजेस है इंटेंशन इन जो एसआर में पास होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा पास होगा, वो आपको नोटिस में स्पेसिफाइड करना होगा। एक प्रॉपर नोटिस सेंड करना होगा मेंबर्स को, एंड जो वोट इन फेवर्स होगा वो नॉट लेस देन, मतलब मोर देन 3 टाइम्स होना होगा। ठीक है, तभी आप बोल पाएंगे कि आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में लिख लो ऑल्टरेशन, इसमें एग्जाम्पल लिखो ऑल्टरेशन ऑफ एओए, आर्टिकल्स को अगर आप चेंज कर रहे हैं, या फिर एमओए, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, रिडक्शन ऑफ कैपिटल एंड बायबैक। ये सब केसेस में हम लोग को क्या चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन। मैं एक बार एग्जांपल्स रिपीट कर दीजिए। ऑल्टरेशन ऑफ एमओए एंड एओए, आप एओए में या फिर जो मेन डॉक्यूमेंट्स होता है कंपनी का, एओए एंड एमओए में आप कुछ ऑल्टर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। या फिर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी, आप एम्प्लॉयज को स्वेट इक्विटी इशू करना चाहते हैं, तब भी आपको क्या करना होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो रिडक्शन ऑफ कैपिटल, कैपिटल का रिडक्शन करना चाहते हैं या फिर बायबैक करना चाहते हैं, तब हम लोग को क्या चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन। हो गया? यस मैम। नेक्स्ट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में एग्जांपल लिखो चेंज ऑफ नेम ऑन डायरेक्शन बाय सीजी। अगर आप नाम चेंज कर रहे हैं कंपनी का, कब? जब सीजी ने डायरेक्ट किया है कि अपना नाम चेंज करो, तब क्या होता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है। या फिर ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके लिए भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, नोट कर लो। ठीक है, हो गया। पेज नंबर 425, मीटिंग्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, हो गया। इसमें एग्जाम्पल लिखो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में। हो गया, बोले ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स,
चेंज ऑफ नेम ऑन डायरेक्शन बाय सीजी, ये सब केस में हम लोगों को क्या चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए। और स्पेशल रेजोल्यूशन कब चाहिए, ऑल्टरेशन ऑफ एओए, लिखो ऑल्टरेशन ऑफ एओए, एमओए, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी, स्वेट इक्विटी जो एम्प्लॉय को दिया जाता है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल एंड बायबैक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, उस दिन डायग्राम में हम लोग क्या देखे थे, बिफोर मीटिंग क्या दिया जाता है, एक नोटिस जो सेक्शन 101 में प्रोवाइड्स किया गया है, दैट अ जनरल मीटिंग मे बी कॉल्ड नोटिस सेक्शन 101। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। GM जनरल मीटिंग may be called by giving not less than clear 21 days notice either in writing or through electronic mode। ठीक है, क्या बताया गया है, जब भी आप GM होल्ड करने वाले हैं, वो AGM भी हो सकता है, EGM भी हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी हो सकता है, या फिर एनुअल जनरल मीटिंग भी हो सकता है। लेकिन आपको क्या करना होगा, गिविंग नॉट लेस देन क्लियर, यहां पर क्या बताया गया है, क्लियर 21 डेज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जिस दिन आप नोटिस सेंड कर रहे हैं और जिस दिन आपका जनरल मीटिंग है, इससे नोटिस सेंड और GM होल्डिंग डेट वो एक्सक्लूडिंग होगा। इसके बीच जो डेज आएगा 21 डेज क्लियर उनको मिलना चाहिए। समझ में आया? क्लियर वर्ड क्यों यूज किया गया है? आपको इससे क्वेश्चन बहुत सारा भर भर के आता है। ठीक है, समझ में आया ना ऑनलाइन? यस मैम। इस दिन के बीच में नोटिस होल्डिंग, नोटिस सेंड और जनरल मीटिंग होल्डिंग डेट, इसको आप एक्सक्लूड करके जो 21 डेज क्लियर आएगा उसी को आप नोटिस का डेट मानेंगे। नेक्स्ट क्या बताया गया है? इन राइटिंग, आपको जो नोटिस सेंड करना होगा कंपनी को, इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, आपको इन राइटिंग देना होगा। ऐसे ही आप फोन में ओरल नहीं दे सकते हैं। ऐसा टाइप का भी केस लॉज बनता है कि आपको ऐसे ही बताया गया है किसी भी मेंबर्स को कि इस दिन को जनरल मीटिंग है, वो 21 डेज पहले भी हो सकता है, लेकिन आपको क्लियर नोटिस के साथ साथ इन राइटिंग देना होगा कि इस दिन को नोटिस है, यहाँ पर है, क्या क्या एजेंडा है, सारा कुछ देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, प्रोवाइडेड दैट अ जनरल मीटिंग मे बी कॉल्ड आफ्टर गिविंग शॉर्टर नोटिस। दैट मीन्स 21 डेज नहीं है, शॉर्टर नोटिस भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको देखना होगा कुछ कुछ कंडीशंस। कंडीशंस क्या है?
that specified in this subsection if consent, क्या मिलता है, consent मिलता है in writing or by electronic mode in accorded thereto in case of AGM by not less than 95% of the members entitled to vote thereat, and अगर AGM होता है क्या करना होगा, कंसेंट मिलना चाहिए 90 शॉर्ट टर्म नोटिस के लिए क्या करना होगा, इन केस ऑफ एजीएम, एजीएम के लिए 95% मेंबर्स का रिटेन कंसेंट मिलना चाहिए, तभी एक कंपनी शॉर्टर नोटिस दे सकता है कि 2 दिन बाद आपका एजीएम हो सकता है। ठीक है, और क्या बताया गया है, इन केस ऑफ एनी अदर जनरल मीटिंग बाय मेंबर्स ऑफ द कंपनी होल्डिंग, इफ द कंपनी हैज ए शेयर कैपिटल, अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है तो मेजॉरिटी इन मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स एंटाइटल टू वोट who represent not less than 95% of such part of paid up share capital of the company gives a right to vote at the meeting। जिन लोगों का शेयर कैपिटल है जिस कंपनी में, उसका पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी होल्ड कितना परसेंट किया है, 95% होल्डिंग कैपेसिटी है, तभी आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म नोटिस सेंड कर सकते हैं। और विद इन 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। और अगर विदाउट शेयर कैपिटल है उसमें भी सेम क्या होगा, 95% ऑफ वोटिंग पावर, तब आ जाता है वोटिंग पावर। इसमें 2 केस बन जाता है, किसका, मेंबर्स का कंसेंट लेना होगा एजीएम में, 95% ऑफ मेंबर्स का कंसेंट चाहिए। अगर दूसरा केस में होता है, अगर दूसरा कोई जनरल मीटिंग है तब क्या करना होगा, इफ शेयर कैपिटल देन शेयर कैपिटल का 95%, और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो फिर वोटिंग 95% होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया, आया समझ में ना, फिर से समझाए, आ गया मैम, आ गया है ना, और एक बार, ठीक है। एजीएम में, इन केस ऑफ एजीएम देन नॉर्मल आपको क्या चाहिए, 95% मेंबर्स का रिटर्न कंसेंट चाहिए। ठीक है, और इन केस ऑफ अदर जनरल मीटिंग ईजीएम हो सकता है। ठीक है, तब क्या चाहिए, तब चाहिए अगर शेयर कैपिटल है और शेयर कैपिटल नहीं है, 2 केस बनता है। फर्स्ट केस में होगा शेयर कैपिटल अगर होगा तो 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल जिसका है उसका कंसेंट चाहिए, और अगर उस कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है तो फिर 95% वोटिंग पावर चाहिए। सिंपल, समझ में आया, तभी आप शॉर्ट टर्म नोटिस सेंड कर सकते हैं। मेंबर्स का है, सारा मेंबर्स का ही है, विदाउट शेयर कैपिटल, उस कंपनी का ही शेयर कैपिटल नहीं है, तब हम लोग वोटिंग पावर देखेंगे। अगर शेयर कैपिटल है तो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल है उसका 95% देखेंगे। ठीक है, दैट मीन्स 95% मेंबर्स का कंसेंट मिलना चाहिए कि शॉर्ट टर्म नोटिस आप दे सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, आप सिर्फ इतना ही दिमाग में रखिए कि 21 डेज क्लियर नोटिस सेंड करना होता है। अगर शॉर्ट टर्म नोटिस इनकेस सेंड करना पड़ता है तब 95% रिटर्न कंसेंट चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कंटेंट्स ऑफ द नोटिस। नोटिस तो आप भेजेंगे लेकिन नोटिस में रहेगा क्या, उसमें सारा Section 101 subsection 2 provides that every notice of a meeting shall specify
क्या होना होगा? आपको अगर किसी भी नोटिस में किसी भी इनविटेशन मिलता है तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? नोटिस में, इनविटेशन कार्ड में क्या देखेंगे सबसे पहले? किस मैम चीज डेट, का? हाँ बताओ। डेट देखेंगे। डेट देखेंगे, किस दिन हो रहा है, कब हो रहा है, वो सब देखेंगे हम लोग। कहाँ पर हो रहा है और कितने बजे से बुलाया है। सेम चीज नोटिस में भी आपको देखना होगा। स्पेसिफाई द प्लेस, डेट, डे एंड आवर ऑफ द मीटिंग्स। कितना बजे, कब, कहाँ और किस दिन। ठीक है, ये 4 चीज देखेंगे हम लोग एक इनविटेशन कार्ड अगर मिलता है। सेम नोटिस में भी आपको वो सब चीज देना पड़ता है। It shall contain a statement of the business to be transacted at the meetings. आपको उसके साथ साथ एक स्टेटमेंट भी देना पड़ता है कि आप किस चीज का बारे में एजीएम में डिस्कशन करने वाले हैं, उसको भी एक स्टेटमेंट आप नोटिस के साथ अटैच करके दीजिएगा। ठीक है। 102 subsection 1 provides the statement to be annexed to the notice। आप जो statement annex करके देते हैं नोटिस के साथ, it provides that a statement setting out the following materials fact concerning each item of special business to be transacted at a general meeting shall be annexed to the notice calling such meeting namely। ठीक है, आप जो स्टेटमेंट देंगे उसमें क्या क्या आपको कंटेंट्स देना होगा। ठीक है, द नेचर ऑफ द कंसर्न ऑफ इंटरेस्ट फाइनेंशियल और अदरवाइज इफ एनी रेस्पेक्ट ऑफ ईच आइटम्स ऑफ। आपको सबसे पहले क्या देना होगा? किस चीज में कितना इंटरेस्ट है और फाइनेंशियल और अदरवाइज किसका? every directors and the members and the managers। आपको देना होगा उस स्टेटमेंट में क्या? डायरेक्टर्स और मैनेजर्स का इंटरेस्ट क्या है उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। ठीक है, देन देना होगा एवरी अदर की मैनेजरियल पर्सनल। जो की मैनेजरियल पर्सनल है उनका इंटरेस्ट कितना है, उनका फाइनेंशियल और अदरवाइज कितना कंसर्न उनका है। ठीक है, स्टेटमेंट में मेनली ये सब देना होगा, तभी तो लोगों को पता चलेगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है उन लोगों को कुछ फायदा होगा कि ना, सिर्फ अंदर के इंटरनली फायदा हो रहा है। ठीक है, इसलिए वो स्टेटमेंट में देना होगा। रिलेटिव्स ऑफ द पर्सन्स मेंशन्ड अबव। जो अबव पर्सन्स है, कभी कभी क्या होता है डायरेक्टली नहीं होता है लेकिन घुमा के इनडायरेक्टली होता है, तो इसलिए रिलेटिव्स का भी डायरेक्टर्स या फिर की मैनेजरल पर्सन का जो इंटरेस्ट है वो भी आपको देना होगा। एनी अदर इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट दैट मे एनेबल members to understand the meaning, scope and implication of the items of the business and to take decision thereon। अगर ऐसा भी कुछ इंफॉर्मेशन है जिसके थ्रू वो लोग डिसीजन लेंगे, वो इंफॉर्मेशन भी आपको उस स्टेटमेंट में देना होगा। याद रहेगा 2 चीज। फर्स्ट क्या है? नोटिस कब सेंड करना होगा? क्लियर 21 days बिफोर द मीटिंग इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। आपको एग्जाम में केस ऐसा बना के दे सकता है कि मेल किया है या फिर फैक्स कर दिया है, क्या वो वैलिड नोटिस है? तो आपको लिखना होगा, ये पूरा लाइन लेंगे। एज पर सेक्शन 101 प्रोवाइड्स दैट नोटिस कैन बी सेंड। ठीक है, तो फिर वो वैलिड नोटिस है। उसके बाद उसमें प्लेसेस नहीं है या फिर डेट नहीं है, क्या वो वैलिड नोटिस है? तो आपको लिखना होगा कि कंटेंट शुड बी प्लेस, डेट, डे एंड आवर्स ऑफ द मीटिंग्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ऑनलाइन स्टूडेंट? हाँ मैम। उसी के साथ एक स्टेटमेंट भी एनेक्स्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नोटिस टू होम टू बी इशूड। किसको सेंड करना होगा नोटिस?
Section 101 subsection 3 provides that the notice of the every meeting of the company shall be given to every members of the company, legal representatives of any deceased members or assignee of an insolvent members, the auditors of the company and every director of the company. ठीक है, मेंबर्स को देना होगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना होगा, अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया है उसके असाइनी को देना होगा, या फिर ऑडिटर्स एंड एवरी डायरेक्टर्स. अगर कोई बोलता भी है कि मुझे नोटिस नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आपको नोटिस सेंड करना होगा एज पर सेक्शन 101. ठीक है, तो नोटिस सबको सेंड करना होगा. हाँ, एज पर सेक्शन अंडर कंपनीज एक्ट 2013 लिख के आप लिख सकते हैं. सेक्शन अगर गलत लिखते हैं तो आपका मार्क्स काटा जाएगा, लेकिन आप अगर सेक्शन नहीं लिखते हैं और पूरा प्रोविजन लिख के दिया है जितना याद है तब आपको मार्क्स पूरा मिलेगा. ठीक है, तो आप लोग सेक्शन कुछ सेक्शन ऐसा होता है कि इम्पॉर्टेंट होता है, वो याद करना जरूरी होता है. जैसे नोटिस का सेक्शन, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, आप लिख लीजिए. नोटिस से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा. नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, उसके बाद आ जाता है नोटिस बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड. इससे कभी भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा शॉर्ट में कि ईमेल कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं. द ईमेल शैल बी एड्रेस टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव सच ईमेल. मेनली ईमेल होता है, फैक्स होता है, पीडीएफ भी आप सेंड कर सकते हैं. ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप लोग एक बार इसको रूल 18 है इसको एक बार देखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्पेशल बिजनेस, डीम्ड स्पेशल बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस. तो स्पेशल बिजनेस क्या होता है और किसको हम लोग स्पेशल बिजनेस मानेंगे वो दिया है. सेक्शन 102 प्रोवाइड्स दैट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 1 section 102 subsection 1 in case of AGM all business to be transacted thereat shall be deemed special. आप हम लोग इसको अदर देन, इसको छोड़ के सारे ट्रांजैक्शन को क्या मानेंगे? स्पेशल. Consideration of financial statement and reports of the board of directors and auditors. जो कंसिडरेशन क्या किया जाता है? रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर ऑडिटर्स को दिया जाता है, वो स्पेशल बिजनेस नहीं होता है. डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड, डिविडेंड आप डिक्लेयर कर रहे हैं वो भी स्पेशल बिजनेस नहीं होता है. अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग, इसको आप मार्क कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट होता है. स्पेशल ट्रांजैक्शन, स्पेशल बिजनेस हम लोग किसको बताएंगे? कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिटर्स, ये स्पेशल बिजनेस नहीं होता है. डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड प्लेस बिजनेस रिटायरिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ एंड फिक्सिंग द रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर्स, ये सब स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है. ठीक है, एंड स्पेशल बिजनेस क्या होता है वही नेक्स्ट में दिया गया है. वेयर एनी आइटम्स ऑफ स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग ऑफ द कंपनी रिलेट्स टू और अफेक्ट एनी अदर कंपनी, द एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट इन दैट अदर कंपनी of every promoter, director, manager, if any, and of every other KMP of the first mentioned company shall, it, if the extent of such shareholding is not less than 2% of the paid up share capital of that company, also be sent out in the statement. क्या बोला गया है कि जिस कंपनी के आप एजीएम कर रहे हैं उसका छोड़ के अगर किसी भी कंपनी में आपका किसका
डायरेक्टर्स का, मैनेजर्स का, प्रमोटर्स का या फिर केएमपी के मैनेजरल पर्सनल का नॉट लेस देन, दैट मीन्स मोर देन 2% इंटरेस्ट शेयर होल्डिंग्स उस कंपनी का है तो आपको वो स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन भी स्टेटमेंट में दिखाना पड़ता है। ठीक है, आपसे याद रखिए कि मोर देन अगर 2% होता है तो आपको स्टेटमेंट में वो भी देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इंस्पेक्शन तो आप लोगों को पता ही है, कब किया जाता है इंस्पेक्शन? बिजनेस आवर्स, बिजनेस आवर्स में आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका नॉन डिस्क्लोजर ऑफ स्टेटमेंट। आप स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं करने से भी चलेगा। सेक्शन 102 subsection 4 provides that where a result of non-disclosure or insufficient disclosure in any statement made by promoter, director, manager if any, अगर कुछ भी स्टेटमेंट आप लोग इनसफिशिएंट देते हैं या फिर डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बेनिफिट्स occurs to such of the persons mentioned above, अगर किसी को भी उससे कुछ बेनिफिट मिलता है या फिर देयर रिलेटिव्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, such person shall hold the benefits in trust for the company. Such person are liable to compensate of the company to the extent of the benefit received by them. समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ? बताओ कुछ समझ में आया? रीड करो। नॉन डिस्क्लोजर इन स्टेटमेंट, अगर आपने स्टेटमेंट में ऐसा कुछ इनसफिशिएंट स्टेटमेंट दिया है या फिर डिस्क्लोज ही नहीं किया है जिससे आपको मीन्स डायरेक्टर्स को, केएमपी को, प्रमोटर्स को या फिर मैनेजर्स को कुछ ऐसा बेनिफिट मिल रहा है जो कंपनी को क्या होगा? बताओ। जिसके वजह से कंपनी को सफर करना पड़ रहा है, इसलिए सच पर्सन्स आर लायबल टू कंपनसेट द कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ द बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय देम। जितना उन लोगों ने बेनिफिट्स उठाया था वो सारा उनको कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आया? अभी समझ में आया? ठीक है, पेनल्टी देखो। सेक्शन 102 सबसेक्शन 5 provides that if any default is made in complying with the provisions, अगर कुछ भी ऐसा कंप्लाई आप करते हैं जिससे कुछ भी अगर कंप्लाइंग आपने डिफॉल्ट किया है जो सेक्शन 102 में बताया गया है, every promoter, director, manager and KMP who is in default shall be punishable with fine may extend to 50,000 and 5 times benefit occurring to promoters। आपको क्या करना होगा? वो 50,000 हो सकता है या फिर 5 टाइम्स जितना आप उसका बेनिफिट उठाए थे उसका 5 टाइम्स आपको देना होगा। विच एवर इज मोर, जो जितना ज़्यादा होता है वो आपको पेनल्टी देना पड़ता है प्रमोटर्स को। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट हमने क्या देखा था? क्या चाहिए? डायग्राम में आओ। बिफोर मीटिंग हो गया, उसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी हो गया है। नेक्स्ट हमने देखा था ड्यूरिंग मीटिंग। ड्यूरिंग मीटिंग में हम लोग को क्या चाहिए? कोडम। सेक्शन 103 कोडम
प्रोग्राम में हो जाएगा। अगर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी होता है तो आपको हायर ऑफ 2 members पर्सनली प्रेजेंट और नो प्रेस्क्राइब्ड बाय आर्टिकल्स अगर होता है तो आपको मिनिमम 2 मेंबर तो होना ही चाहिए। इन केस ऑफ पब्लिक होता है तो हायर ऑफ, अगर आर्टिकल्स में प्रेस्क्राइब नहीं है लेकिन लिमिट है 5 इफ मेंबर्स लेस देन ग्रेटर देन इक्वल 1000 है, वो आपको लिख के बताना होगा, ऐसे बता। सेक्शन 103, दो केस हो सकता है, प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक। प्राइवेट कंपनी के लिए सिंपल हायर ऑफ number prescribed by articles, जितना आर्टिकल्स में प्रेस्क्राइब किया गया है, और two members पर्सनली प्रेजेंट, दैट मीन्स प्रॉक्सी अलाउड नहीं है। पर्सनली प्रेजेंट, ठीक है। हो गया। पब्लिक कंपनी के लिए भी सेम, नंबर प्रेस्क्राइब्ड बाय आर्टिकल्स हायर ऑफ और लिमिट। लिमिट में क्या बताया गया है, 5 इफ मेंबर्स लेस देन इक्वल 1000 है तो 5 मेंबर चाहिए। 5 if members greater than 1000 है लेकिन less than 5000 है, सॉरी 5 नहीं 15। 30 if member greater than 5000 है, ठीक है। लिमिट और लिमिट नहीं तो नंबर प्रेस्क्राइब्ड बाय आर्टिकल्स, विच एवर इज हायर, ठीक है। ठीक है, हो गया, समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट।
यस मैम। क्या बोला गया है कि अगर प्राइवेट कंपनी का केस होता है तो विच एवर इज हायर, 2 मेंबर या फिर नंबर प्रेस्क्राइब्ड बाय आर्टिकल्स। अगर आर्टिकल में कोई भी प्रेस्क्राइब नहीं है तो आपको 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ेगा। पर्सनली मीन्स प्रॉक्सी अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर पब्लिक कंपनी होता है तो हायर ऑफ, नंबर तो प्रेस्क्राइब होगा आर्टिकल में, और लिमिट क्यों बताया गया है कि अगर कंपनी का मेंबर्स लेस देन इक्वल है 1000 या फिर उससे कम है तो 5 कोरम चाहिए, ठीक है। अगर कंपनी का क्या हुआ, मेंबर्स अगर 1000 है लेकिन 5000 या फिर उससे कम है तो 15 मेंबर्स आपको चाहिए कोरम के लिए। अगर मेंबर 5000 से ज़्यादा है तो 30 एटलीस्ट प्रेजेंट होना पड़ेगा या फिर प्रेस्क्राइब्ड, विच एवर इज हायर। जितना ज़्यादा होगा, इसमें लॉजिक क्या है कि जितना ज़्यादा प्रेजेंट होगा मेंबर्स उतना ही अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, उतना ही अच्छा मीटिंग भी होगा। आपको इसलिए क्या याद रखना जरूरी है, हायर, ठीक है। समझ में आया? नोटिंग हो गया है? दोनों ही केस में कोरम टू बी प्रेजेंट फर्स्ट हाफ an hour, first half an hour of meeting in case of yes है, to be present है, then okay। अगर no है, प्रेजेंट था ही नहीं, फर्स्ट हाफ एन आवर में प्रेजेंट ही नहीं था, सिर्फ मुंह दिखा के सिग्नेचर करके चले गए हैं, तब क्या होगा, तब होगा इफ ऊपर का तो हो गया ना सारा कुछ, मूव कर देते हो। यस मैम। ठीक है, दिखाई जा रहा है ना? इफ नो है, प्रेजेंट ही नहीं था, तो नो इफ EGM was called by requisitionist ऑन रिक्वेस्ट में EGM बुलाया गया था, तो मीटिंग क्या हो जाएगा, मीटिंग स्टैंड्स कैंसल्ड। अगर फर्स्ट हाफ एन आवर में क्वारम प्रेजेंट ही नहीं था, जो मिनिमम मेंबर होना चाहिए, EGM बुलाया गया था रिक्वेस्ट करके, तो क्या हो जाएगा, वो मीटिंग आपका कैंसल माना जाएगा, ठीक है। इन अदर केस, अगर अदर केस होता है तो क्या होगा, एडजर्न। आपका कोरम उस दिन बताया था ना, अगर मिनिमम मेंबर प्रेजेंट ही नहीं हो रहा है तो आपका मीटिंग क्या किया जाएगा, पोस्टपोन्ड या फिर एडजर्न। एडजर्न टू
same day, place, time of next week. ठीक है, अगर एजीएम रिक्वेस्ट करके बुलाया गया था तो कैंसिल हो जाएगा, और एनी अदर केस होगा तो क्या किया जाएगा, एडजर्न किया जाएगा। सेम डेट, सेम डेट नहीं, सॉरी, सेम डेट, सेम प्लेस एंड सेम टाइम में नेक्स्ट वीक में एडजर्न किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? और इन नॉर्मल केस ऐसा होगा, या फिर और एज डिटरमाइंड, कौन है सबसे ऊपर? डिटरमाइंड बाय बोर्ड। बोर्ड जो डिसाइड करेगा वो होगा एडजर्न्ड मीटिंग का डेट। ठीक है, हो गया? मैम नहीं दिख रहा है नीचे। नीचे नहीं दिख रहा है, रुको रुको, अरे क्या हुआ? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। अभी दिख रहा है? यस मैम। एज डिटरमाइंड बाय बोर्ड। ठीक है, लेकिन क्या होगा, इसके लिए भी कंडीशन है, बाय गिविंग 3 days नोटिस। इसके लिए भी आपको क्या देना होगा, 3 दिन पहले एक नोटिस। क्या होगा नोटिस के लिए भी? आप इंडिविजुअली दे सकते हैं नोटिस, इंडिविजुअली और थ्रू एडवर्टाइजमेंट। इफ इंडिविजुअल पॉसिबल नहीं है, आपका मेंबर ज़्यादा है, तो आप एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है? कोडम हार्ड है ना इजी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मार्क कर लीजिए इसको। दिख रहा है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट दिख रहा है ना? हाँ मैम। क्या बताया गया है? कोडम सेक्शन 103, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 मेंबर्स होगा, या फिर और prescribed by articles whichever is higher। in case of public होगा तो 5, 15, 30, और उसमें क्या होगा 1000 to 5000 या more than 5000, देन हो जाएगा 30, 15 and 5, और as prescribed by articles whichever is higher। ठीक है, आपको क्या देखना होगा कि मेंबर्स कितना है, उसके बाद आप लिमिट फिक्स करेंगे, और देखना होगा आर्टिकल्स में कितना दिया गया है। तो जो ज़्यादा होगा उसी को हम लोग लॉजिकली, जितना मीटिंग में, सब सिर्फ ये याद रखिएगा कि मीटिंग में जितना ज़्यादा मेंबर्स प्रेजेंट होगा उतना ही अच्छा मीटिंग कंडक्ट हो सकेगा। जैसे क्लास में जितना स्टूडेंट होगा उतना ही हम लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, पढ़ाने का भी अच्छा फीलिंग हम लोग को खुद को आता है। अगर स्टूडेंट नहीं रहेगा, 1-2 रहेगा, तो इतना अच्छा नहीं आता है। फिर भी आप लोग अगर अपने साइड से एफर्ट देंगे तो फिर भी पढ़ा के अच्छा लगता है। सेम वैसे ही मीटिंग में जितना मेंबर्स प्रेजेंट होगा उतना ही
मीटिंग अच्छे से कंडक्ट होगा, ठीक है, इसलिए हायर दिया गया है। कोरम टू बी प्रेजेंट फर्स्ट हाफ एन आवर, अगर प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट हाफ एन आवर, मीटिंग का जो फर्स्ट हाफ एन आवर होता है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा बताया जाता है, इसलिए अगर फर्स्ट हाफ एन आवर अगर मीटिंग अच्छे से गया है, सारा मेंबर्स प्रेजेंट है, कोरम प्रेजेंट है, देन यस अगर है तो ओके, मीटिंग अच्छे से होगा। नेक्स्ट, अगर फर्स्ट हाफ एन आवर ही नहीं हुआ है, वो भी रिक्वेस्ट करके ईजीएम बताया गया था, तो हम लोग उस मीटिंग को कैंसिल कर देंगे, वो मीटिंग है ही नहीं, ठीक है। अगर एनी अदर केस है तो हम लोग उसको एडजर्न कर देंगे। इन नॉर्मल केस सेम डे, डेट नहीं, हाँ, सेम डे, प्लेस, टाइम ऑफ नेक्स्ट वीक और एज डिटरमाइंड बाय बोर्ड, अगर बोर्ड कोई दूसरा डेट चूज करते हैं तो हम लोग उसी को मान लेंगे, लेकिन उसके लिए 3 डेज का नोटिस आप दीजिए, इंडिविजुअल भी दे सकते हैं और थ्रू एडवर्टाइजमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर है कोरम? यस मैम। नेक्स्ट टॉपिक में जाए। हाँ मैम। नेक्स्ट आपका क्या था? ड्यूरिंग मीटिंग क्या होता है? चेयरमैन। सेक्शन 104, चेयरमैन कौन होगा? चेयरमैन of meeting to be appointed according to AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जैसे बताया जाएगा वैसे हम लोग चेयरमैन को अपॉइंट कर लेंगे। इफ AOA साइलेंट, अगर AOA में कुछ नहीं लिखा है तो फिर क्या होगा? मेंबर्स पर्सनली present elect one of them by giving voting by show of hand if poll demanded to be taken forthwith elected person act as chairman। समझ में आया? कौन होगा चेयरमैन? समझ में आया? अगर AOA में बताया गया है कि कैसे अपॉइंट किया जाएगा चेयरमैन, वैसे ही हम लोग अपॉइंट कर लेंगे। अगर AOA में कुछ भी नहीं है, साइलेंट है, तो मेंबर्स अपने बीच में से मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट इलेक्ट वन ऑफ देम
जो प्रेजेंट है उस मीटिंग में बाय गिविंग वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड इफ पोल अगर डिमांडेड है, पोल अगर डिमांडेड है तो पोल करके क्या करेगा, सिलेक्ट कर लेंगे कि एक पर्सन को वही हो जाएगा चेयरमैन। ठीक है, इजी है, कोडम इजी है। Section 104 provides that unless the articles of the company provides otherwise, the members personally present at the meeting select one of themselves to be chairman thereof on a show of hand. Show of hand करके कि इसी मेंबर को चेयरमैन बनाया जा सकता है तो मेंबर्स खुद सिलेक्ट कर लेंगे कि ही चेयरमैन है। इससे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन नोटिस इंपॉर्टेंट है, कोडम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ड्यूरिंग मीटिंग में से हम लोग का कौन सा टॉपिक इसको डिस्कस हुआ है? बिफोर मीटिंग नोटिस, नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, और ड्यूरिंग मीटिंग में कोरम एंड चेयरमैन आपका हो गया है, एंड रिजोल्यूशन भी हो गया था। ठीक है, अभी सिर्फ बाकी क्या है? प्रॉक्सी बाकी है, वोटिंग बाकी है। वोटिंग तो सिंपल है, सिर्फ वोट करना होता है। प्रॉक्सी आप लोगों को जानना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिनट्स आपको जानना है, और मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो भी एज वेल एज रजिस्टर जैसे हम लोग मेंटेन करते थे, एनुअल रिटर्न जैसे मेंटेन करते थे, सेम वैसे होता है, फिर भी हम लोग देखेंगे सेक्शन में। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्पेशल बिजनेस इंपॉर्टेंट है या नहीं? स्पेशल बिजनेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग सिर्फ ये याद रखिएगा कि अगर 2% से ज़्यादा अगर इंटरेस्ट किसी भी प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, केएमपी का होता है तो हम लोग उसको भी स्टेटमेंट में देना जरूरी होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।